गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार जितने भी बच्चे हैं भाई सब लाइव आ जाएंगे। जितने भी छात्र छात्राएं जुड़ जाएंगे। हम आ गए यहाँ पे। एकदम चपुआ वाला सर पेपर लेके आए, एकदम गुरुदेव जहरीला वाला। आज हम आग लगा देंगे, गुरुदेव आग लगा देंगे। मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा। एकदम केस वाला पेपर प्रोवाइड करूंगा, फिर से लेकर आ गया हूँ। एक बार जितने जन हैं सभी लोग लाइव हो जाएंगे और शेयर कर देंगे सर, शेयर कर देंगे बिल्कुल। पूजा प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप साहब? आई होप आप लोग बहुत ही प्यारे होंगे। आई होप आप लोग बहुत ही प्यारे होंगे। एक बार सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। आज हम लोग फुल पेपर सोल्यूशन देखेंगे सर। फुल पेपर सोल्यूशन समझ आ रहा है? पूरे गेस्ट पेपर का सोल्यूशन देखेंगे सर। बिल्कुल। निखिल, अर्जुन, पूजा और कौन है बेटा यहाँ पे? अमित, सारे काम अपा, सरिस खान, कैफ, नितिन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप साहब? बहुत कम बच्चे जुड़े भैया, फिजिक्स का पेपर है। हम्म। कहाँ गए सब लोग? कहाँ गए? बुला कर लेके आओ सर, बुला कर लेके आओ। बुलाओ यार, बंदे लोगों को बुलाओ। कहाँ गए सब बंदे लोग अपने? हाँ? गायब हो गए क्या? ये भी नॉलेज। और कौन है यहाँ पे? दीपक, गौतम, सत्यम, उत्तम, नितिन, शिवांग, रोहित। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी वीडियो को शेयर करिएगा, एकदम आग लगा के आएंगे सर। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश में आग लगाया, उसी तरीके सर फिजिक्स में भी आग लगाना है। लगा देंगे गुरुदेव, लगा देंगे। आपकी कसम है गुरुजी, हमें नहीं सुनना, हम लगा कर आएंगे गुरुदेव। हाँ। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया था ना, तो चिंता ना करो भैया। फिजिक्स में भी एक दिन बचा है, हम लोग तोड़ देंगे। सबसे पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज यार। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप लोग चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। पूरे पेपर का हम सोल्यूशन देंगे आपको, चिंता मत करना। वो भी सोल्यूशन लिख कर बोर्ड की कॉपी पर। मैं आपसे बोला था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर देंगे लिख के, एकदम चपुआ वाला। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना? चलिए सर, कल मैंने आग लगा दिया। अरे भैया आप लोग हमारे कलेजा हैं, आग नहीं लगाएंगे? हाँ, हिमांशु, मनीष और सीएसके किंग, जिद्दी बॉय, शिवम, हर्षित, दीक्षित, निखिल, बबलू, अमित, वैभव, टिंकू, अर्जुन, शिवम, हिमांशु, मोहम्मद आरिफ, स्वामी, ओमबिट्टी, श्याम, अमित, पंडित, अमन, किड्स, विशाल, प्रिंस, मनीष, श्याम, वंश, धीरज, अभय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे क्यों तबीयत खराब हो गई थी? नहीं तो सुबह 6 बजे लाइव क्लास थी हमारी। इसके बाद जो मैं लाइव क्लास लूंगा, ध्यान देना, मैं टाइमिंग बता देता हूँ, 10 AM पर लूंगा। इसके बाद लाइव क्लास मैं 10 AM पर लूंगा। ठीक है ना? मैं बहुत ज्यादा नहीं चिल्ला सकता, नहीं तो मेरा गला बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैं अब आराम आराम से पढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? सच में कसम से बहुत ज्यादा कल गला दर्द कर रहा था। आपकी क्लास करवाने के बाद मैं चुपचाप या विक्स लिया, उसको खूब रगड़ा और फिर मैं सो गया, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मेहनत हो गई थी। इसीलिए गला, जो हमारा गला है, पेन, चिल्लाने की वजह से। अब चिल्लाएंगे नहीं ना, तो हो जाएगा काम कि नहीं आप लोगों का? क्योंकि भैया पेपर सॉल्व कराना है। सर श्वेता बोल रही है, क्या बोल रही थी भैया श्वेता? हाँ, श्वेता किधर हो भैया? वो बोल रहा है खान, अरुण, रविकांत, पूजा। सर स्टार्ट करो, कर रहे हैं स्टार्ट। मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है ना? मैं इतनी ही आवाज में बोलूंगा, कोई दिक्कत आप लोगों को? लेकिन आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ कर विनती है कि आप पढ़ लीजिए, एक दिन का टाइम है। यहाँ पे बहुत मेहनत की गई है सर। आप पूरे यूट्यूब पर छान मारिए, सर कोई भी पेपर का सोल्यूशन नहीं देता गेस्ट पेपर का। मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, और भी लिखवाया हूँ सर, एक एक चीजों को प्रॉपर लिखवा के दे रहा हूँ लाइव आके सर, बोर्ड की कॉपी पर। ठीक है? तो यूनिक है भैया, यूनिक है। जो देंगे भैया फंसेगा। कल भी मैं करवाया था, ये भी करवा रहा हूँ। दिन भर आज पढ़ाएंगे, दिन भर लाइव चलेगी। हम हर अगली क्लास का टाइम आपको शेड्यूल करते चले जाएंगे। जैसे अगला क्लास हमारा जो रहेगा सर, वो 10 बजे रहेगा। कितना रहेगा? 10 बजे रहेगा। तो 10 बजे आप लोग जरूर जुड़िए। अरे गुरुजी जुड़ जाएंगे। चलिए तोड़ना शुरू करें क्या? एक बार बच्चे कमेंट कर दें, तोड़ना शुरू करें क्या हम लोग? पीडीएफ मिलेगा वैभव, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है।
कमेंट में भी पिन है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने देंगे, उनकी कसम है। अरे गुरुदेव उनकी किसकी, नहीं बताएंगे गुरुजी, नहीं बताएंगे गुरुदेव, बवाल करवा देंगे आप। हमें लगता है एक दिन मेरे पापा से ना मरवा दें आप। ये 346 एफएफजीएस पेपर है, ठीक है ना? नहीं करेगा क्या है, 70 नंबर का पूरा अंक है, 23 नंबर आपका आ जाएगा, चिंता मत करो। आज दिन भर पेपर जब सॉल्व करेंगे ना, फंसेगा, फंसेगा कैसे नहीं फंसेगा। आपका इंग्लिश में फंसा था ना, इसमें भी फंसेगा। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, ब, स, द, य। जो अ रहेगा बहुविकल्पी 5 ठो रहेगा, व अध लघु उत्तरी 1 नंबर का, स लघु उत्तरी टाइप 1 2 नंबर का, खंड द लघु उत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का, खंड या विस्तृत उत्तरी टाइप ये 5 नंबर का। सबसे पहले आपका खंड अ रहेगा। तो ये सब अब आपको दिखते ही दिमाग हल गया, अरे गुरुदेव ये कैसे हो गया? अरे हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूँ सर, हल्के में ले रहे हैं क्या? आपकी जान है हम, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, गुरुदेव जान दे देंगी। अरे गुरुदेव ये क्या बोल रहे हैं आप? ये पूरा मैं सॉल्व किया हूँ, अगर करना है तो कर लो भैया स्क्रीनशॉट। ये सब सॉल्यूशन मिलेगा, चिंता ना करो सर। सब सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, सब एक तरफ से। ये जो दिखाई दे रहा है ना, सब अभी सॉल्व कर देंगे। अभी चुटकियों में सॉल्व करेंगे सर, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, देख लेना कैसे। कैसे एकदम जहर तरीके से गुरुदेव धुआं-धुआं कर देंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ना, सब सब तोड़ देंगे यार, परेशान काहे हो रहे हो? अभी अभी तोड़ते हैं ना, अभी तोड़ते हैं ना, ये भी। ये भी तोड़ेंगे, परेशान ना हो, ये भी तोड़ेंगे गुरुदेव। ये सब अभी हम आपका सिद्ध करवा दे रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हो? ये भी तोड़ेंगे, पूरा पेपर है गुरुदेव सिद्ध करवा रहे हैं। करवाना है, करवाना शुरू करें क्या? पेपर क्या देखोगे? ये सब आपका मान दिया रहेगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मान ये दिया रहेगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा कॉपी पे सर, कॉपी पे करेंगे। ये क्वेश्चन पेपरवा का ना पूरा सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही वीआईपी तरीके से करेंगे। आपका तो कलेजवा हरिहरा जाएगा, कहेंगे गुरुदेव यही हम दे देते तो हमारा काम हो जाता, लेकिन हम आपको नहीं देंगे, बता दे रहे हैं। अरे गुरुदेव तो किसको देंगे? अपने उनको देंगे क्या? अरे यार फिर मेरे पास कौन है आपके सिवा? हाँ, है कि नहीं? चलिए, ये आपका सी का मान, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, म्यू 0/4 पाई का मान, एच का मान, ये सब आपका दिया रहेगा। इससे यार टेंशन ना लो, मैं पूरा सॉल्व करा दूँ। क्या हम लोग वीडियो को क्लास को शुरू करें? एक बात प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू शेयर करिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आपको सपोर्ट करना है, हर एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और जो लेंथी दिखाई देगा स्क्रीनशॉट करवा दूँगा। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत करेजा? बोलो भैया। बोलो, करेजा शुरू करें? करेजा शुरू? हुँ? अरे बोलो गुरु, बोलो यार, कहाँ हैं आप सब? शुरू करें? चालू करिए यार, चालू करिए गुरुदेव, आग लगाने के लिए तो हम रेडी हैं। कोई को बोल रहा है प्रभु जी नहीं यार, काहे हो? हाँ, कहो। क्लियर है, सब क्लियर है? चलिए, शुरू करते हैं सर, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ला, ला भैया, ला करेजा, पहले ही सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ला। अब ये मत बोलना कि गुरुदेव नहीं सॉल्व कराए थे, अब ये मत बोलना सर कि गुरुदेव नहीं सॉल्व कराए थे। कैमरा मेरा एक्टिव हो चुका है, एक बार लॉक कर दे इसको फोकस, नहीं तो जूम जूम करेगा, जूम करेगा। चलिए सर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, फुल पेपर सॉल्व करेंगे, फुल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताइए आपको राइटिंग अच्छी लग रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ये बताइए पहले, आप ये बताइए पहले, ये राइटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हम उसका पूरा पेपर इसी पे सॉल्व करेंगे। एकदम अच्छे समझ में आएगा कि जिस प्रकार से आपका बोर्ड की कॉपी में काम हो जाए गुरु, हो जाए गुरु, छोटा-छोटा भी चीज़। चलिए, सबसे पहले आपका खंड अ रहा है, क्या था? विषोत्तर संख्या पहले का क बहुविकल्पी। प्रश्न क्या बोल रहा था? एक वृत्तीय चालक कुंडलनी में जब धारा 2 एम्पीयर से 18 एम्पीयर 0.05 सेकंड में बढ़ता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, तो कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है सर। अगर गुरुदेव हमें कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, हमें कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, तो स्वप्रेरकत्व के लिए जो मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। सबसे पहले ये ध्यान दो कि स्वप्रेरकत्व को किससे दिखाते हैं? गुरुदेव यल से दिखाते हैं। ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन है गुरुजी। बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं बताए हमारे। यल होता है, स्वप्रेरकत्व को सर जी यल से दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है? यल इंटू डी आई अपान डी टी, यल इंटू डी आई अपान डी टी। अरे गुरुदेव ये डी आई डी टी नहीं समझ में आवत बा। आई तो समझ में आ रहा है, विद्युत धारा है।
लेकिन टी तो गुरुदेव समझ में आ जा रहा है, लेकिन डी डी नहीं समझ में आ रहा। डी मतलब जो जो आपका क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। डी मतलब डिफरेंस करना, माइनस करना, मतलब समझ में आ रहा है। डी मतलब डिफरेंस करना। जैसे अगर डी आई डी टी है कहीं दिख जाए तो यहाँ का मतलब है आई टू माइनस आई वन, आई टू माइनस आई वन, आई टू माइनस आई वन, समझ में आ रहा है। डी टी मतलब यहाँ पे डेल्टा टी, और डेल्टा टी बस एक ही है यहाँ पे, तो बस यही लिख देंगे 0.05 आई टू माइनस आई वन। देखिए धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, तो ये आई का मान है और ये आई टू का मान है। ये आई वन, ये आई टू रख देंगे सर, रख देंगे सर। तो विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल का ध्यान देना, फार्मूला क्या होता है, एल इंटू डी आई अपान डी टी। यल क्या है, स्वप्रेरकत्व। यल क्या है, स्वप्रेरकत्व। विद्युत वाहक बल का मान इन्होंने कितना दिया है, 20 वोल्ट। यहाँ पे 20 वोल्ट रखिए, 20 वोल्ट रखिए, हाँ 20 वोल्ट रखिए। एल, एल निकालना है। डी आई को क्या लिख सकते हैं, आई टू माइनस आई वन, आई टू माइनस आई वन। आई वन कितना दिया है, 2 एम्पियर, 2। आई वन कितना दिया है, 2 एम्पियर। आई वन सर कितना दिया है यहाँ पे, 2 एम्पियर। और आई टू कितना दिया है, 18 दिया है। 18 माइनस 2, डेल्टा टी। टाइम कितना दिया है गुरुजी, यहाँ पे देखेंगे 0.05। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 20 एल इंटू 18 में से 2 क्यों करते हो, 16। इसको कर लो 0.05, इसको तेरिया गुणा करेंगे 20, क्या कर देंगे गुरुदेव, भाग कई देव, क्या कई देव, भाग कई देव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब इसको यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0.01 0.0625 हर्ट्ज आएगा, ठीक है ना। अब इसको आप बदल लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका हर्ट्ज है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप अगर ये दशमलव देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है 0.0625, 0.0625। अब ये दशमलव अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो आप कितने से भाग देंगे, 1000 से। कितने से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। कितने ले जा रहे हैं इधर, यहाँ कितना ले जा रहे हैं, 1 2 3 ले जा रहे हैं अंक। तो 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जब यही जाएगा ऊपर तो 10 घाते -3 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, 62.5 हाँ, यहाँ पे एमएच आ गया। अच्छा गुरुदेव ये क्या है आपका, एमएच क्या है गुरुदेव। अच्छा इसका मतलब है, नहीं समझ में आया। आप इसको बदलने के लिए 10 घाते -3 को, 10 घाते -3 को इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 घाते -3 को इतना आप लिख सकते हैं, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 62.5 एमएच। सबसे पहले बच्चे बताइए कि एमएच का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एमएच का पूरा नाम क्या, बताओ यहाँ पे एमएच का पूरा नाम क्या है। हाँ अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा है क्या, बताइए एमएच का पूरा नाम क्या है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में छापो यार। वो दीपक प्रिया के पीछे पड़ा है, हाँ मिली हेनरी, बहुत बढ़िया, मिली हेनरी। एमएच का पूरा नाम क्या है यहाँ पे, मिली हेनरी है, बहुत बढ़िया। ये जो है यहाँ पे एमएच का पूरा नाम क्या है, मिली हेनरी, ध्यान देना क्या है, मिली हेनरी। एक हेनरी में एक हेनरी में एक हेनरी में कितने मिली हेनरी होते हैं, 10 के घाते -3, 10 के घाते -3। तो 10 घाते -3 हेनरी के स्थान पे हम लोग 1 हेनरी लिखे हैं, बाकी इसको सेम टू सेम उतार दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो। ये मैंने फॉर्मूला भी दिया है, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया है। तो ये आपका 100 प्रेरक तत्व कितना होगा, 62.5 मिली हेनरी होगा, 62.5 मिली हेनरी होगा। गुरुजी हर एक क्वेश्चन यहाँ से छपेगा, हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से छपेगा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पूरा पूरा वीआईपी तरीके सॉल्व किया गया है, समझ में आएगा सर, परेशान मत होइए, समझ में आएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे, अगला यहाँ पे है प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ख। क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न, म्यू जीरो अपसाइलम जीरो के घाते -1/2 का मान है। म्यू जीरो अपसाइलम जीरो के घाते -1/2 का मान है। 3 इंटू 10 घाते 7, हाँ 3 इंटू 10 घाते 7 मिली पर सेकेंड, एंड 3 इंटू 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 घाते 9 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 घाते 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब गुरुदेव इसका निकालेंगे मान, क्या निकालेंगे, आपको इसका मान निकालना है ना, इसका मान निकालना है ना।
ये देखो सॉल्व, भाई साहब ये देखो, एकदम जहरीले वाले पेपर का सॉल्यूशन है, जहरीले वाले, क्योंकि पहले पेपर पे गुरुदेव टाइपिंग नहीं हो पाता। हमने कहा छोड़ो यार, एक लड़की को हायर करते हैं, लिखवा देते हैं, और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी बनती है भैया, टॉपर थी बोर्ड में, वही लिख दी, ठीक है ना। उत्तर बी वाला करेंगे यहाँ पे, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो पावर माइनस 1/2 बराबर। अब देखना, एक बात ध्यान देना, अगर ये हाथी है, ये हाथी है, हाथी के घाते माइनस एक है, हाथी के घाते माइनस एक है, तो जब इसको नीचे उतार देंगे औकात से, तो हाथी के घाते प्लस वन हो जाएगा। बात समझ आ रही? अगर ऊपर है तो हाथी के घाते माइनस वन, इसको नीचे उतार के फेंक दो, हाथी के घाते प्लस वन हो जाएगा गुरुजी। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। इसी प्रकार गुरुजी, इसके घाते माइनस 1/2 है, अब इसको जब नीचे ले आए तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की पावर 1/2। हाँ, अब गुरुदेव, अगर हाथी है, हाथी है, हाथी के घाते 1/2 है, तो जब 1/2 हटेगा तो हाथी किस में चली जाएगी? जेल में चली जाएगी, जेल में चली जाएगी, तो करड़ी को हम 1/2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 1/2 किस में लगा दिए? करड़ी में लगा दिए। अब देखना, म्यू जीरो का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 घाते -7। ऐसा एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 1/4 पाई इंटू 10 घाते 9 इंटू 10 घाते 9। अब भैया इसका मान रखो, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान रखो, यहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया सर? कैंसिल हो गया। 4 पाई से 4 पाई गुरुदेव क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो गुरुदेव। जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा पूरा, तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए एक तरफ से। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते चले गए, यहाँ पे सॉल्व करते चले गए, काटते चले गए, भाग देते चले गए गुरुदेव, तो यहाँ पे जो मान निकल के आया वो निकल के आया कितना? 9 अंडर रूट 16, 9 अंडर रूट 16। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 10 घाते 16 कितना लिख सकते हैं? 10 घाते 8 इंटू 10 घाते 8। किसमें है? करनी में है। करनी में हमेशा जोड़ा बनता है, जोड़ा से निकाल लो तो आ जाएगा 3 इंटू 10 घाते 8 मीटर पर सेकंड। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। थोड़ा ये वीडियो बहुत लंबी होगी, लेकिन स्क्रीनशॉट करना है, ये आपके पेपर में आ सकता है। आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। करो भैया, करो, करो, चलेगा महामैराथन। 2-2 3-3 घंटे की क्लास ना लपेट दिए तो कहना क्या? करो। करो सर, टाइम नहीं है, करो सर, टाइम नहीं है। चलिए, करिए इसको, करिए, कर लिया, कर लिया। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपका वायरल पेपर में प्रश्न क्या था? प्रश्नोत्तर संख्या 1 का ग। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसकी विद्युत चालकता होगी सर। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध तो 500 ओम है, बहुत सिंपल सवाल है। विद्युत चालकता कितनी होगी गुरुदेव? हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे गुरुदेव। वैद्युत चालकता का जो फार्मूला होता है, इसको हम सी से दिखाते हैं। फार्मूला होता है 1/, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का गुरुदेव ये मान दिया है 500। कितना दिया है? 500। हाँ, अब ई देखो, ई किस में है? नीचे, नीचे किस में है? प्लस में है, प्लस में है। अब जब हाथी ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। या फिर एक में 500 भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.002। हाँ, अब यहाँ पे ओम है, ये ऊपर जाएगा तो कितना माइनस लगेगा, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। और ये किसका मात्रक होता है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स किसका मात्रक होता है? वैद्युत चालकता का होता है, वैद्युत चालकता का होता है। सी का मान कितना मिला? सी का मान कितना मिला? 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे सी का मान कितना मिला है? यहाँ मिला 0.002 ओम इनवर्स। यहाँ पे देखिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। पूरे पेपर का सर सॉल्यूशन बता रहे हैं सर, बहुत जहरीली वाले प्रश्न है। कल फंसेगा, हर एक पेपर में क्वेश्चन फंसेगा। आप तैयार कर लो सर, तैयार कर लो सर। ऐसा नहीं मैं कुछ भी लाके दे देता हूँ, पूरा मैं पेपर को सॉल्व किया हूँ सर, पूरा मैं पेपर को सॉल्व किया हूँ। अगला यहाँ पे, रेडिएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता, रेडिएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता क्या सर? इसमें से रेडिएक्टिव पदार्थ में से उत्सर्जित नहीं होता, बताओ। रेडिएक्टिव पदार्थ में से उत्सर्जित नहीं होता। अल्फा कण उत्सर्जित होता है, बिल्कुल होता है। बीटा भी निकलता है, गामा भी निकलता है, लेकिन कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलता। अल्फा कण में से गुरुदेव कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलता है। अल्फा कण में से कभी भी प्रोटॉन नहीं निकलता है।
तो रेडिएटिव पदार्थ से अल्फा कण प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। कर लो। अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का अंक क्या है यहाँ पे, क्या है प्रश्न? निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है, अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा कण है। तो देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से कण एक ही वेग से गतिमान है, सभी के सभी, लेकिन अधिकतम डी ब्रॉगली वाला तरंगदैर्ध्य कण क्या क्या होगा? कल पेपर में आएगा करेजा तो छाप देना, कल पेपर में आएगा करेजा छाप देना। एकदम प्रश्न फंसुआ वाले हैं सर, फंसने वाले प्रश्न हैं। तो इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं ये डी ब्रॉगली होता क्या है भैया? डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सिद्धांत क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न फंसेगा यहाँ पे। देखिएगा, तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है एच अपान एमवी डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार, जहाँ यम कण का द्रव्यमान है और ENP और अल्फा में इलेक्ट्रॉन E का द्रव्यमान सबसे कम कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम और अल्फा कण द्रव्यमान सबसे अधिक 3.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 किलोग्राम होता है। उपरोक्त में से डी ब्रॉगली सूत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा। क्यों? क्योंकि जो जो हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो बहुत ही कम है। सबसे अधिक किसका है? अल्फा का है, बाकी सब बीच में है। तो डी ब्रॉगली के अगर नियम के अनुसार देखोगे तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है सर बहुत ही कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सर बहुत क्या है? कम है। इसीलिए यहाँ पे सबसे गतिमान अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाला कण होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लगा लो सर, कल पेपर में आने वाले प्रश्न है सर एकदम। लगा लो भैया, ले लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने है वायरल पेपर का। प्रश्न क्या है? वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुरुदेव कहते हैं प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। गुरुजी अरे करेजा, प्रतिचुंबकीय की परिभाषा क्या होती है ये भी रट लो। किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में सब रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकन प्राप्त कर लेता है, वह चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कसम खा लो कि कल गुरुदेव तोड़ना है, पेपर में तोड़ना है। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसको स्क्रीनशॉट। चलिए अगला चलते हैं गुरुदेव, खंड ब की तरह दो नंबर वाले प्रश्न, दो नंबर वाले प्रश्न गुरुजी, चपुआ वाले प्रश्न हैं, अपने वाले प्रश्न हैं, छापिएगा। देखिए बोल क्या रहा है, खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या 2 का क। जो पेपर था उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पीएलए पेपर पे सॉल्व नहीं हो पाया था, इसलिए इस पे मैं सॉल्व किया हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आए आप लोगों को। प्रश्न है यहाँ पे, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इस मूल लंबाई का n गुना खींचा जाता है, इस खींचे हुए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार किसी तार की मूल लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ तार का क्षेत्रफल क्या है? a है। समझ में आ रहा है? तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू यल अपान ए होगा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध क्या हो जाएगा? रो इंटू यल अपान ए हो जाएगा, रो इंटू यल अपान ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यदि उसकी लंबाई यल डैश की कर दी जाए, किसकी? तार की। अगर यल डैश खींचा जाए कुछ न कुछ वृद्धि होगा, कुछ न कुछ उसके लंबाई में वृद्धि होगा, तो यन यल हो जाएगा। तब तार का प्रारंभिक आयतन और तार का अंतिम आयतन, तो जो प्रारंभिक था एल था, और जब खींच दिए तो ए डैश इंटू यल डैश हो गया। हाँ, अब यल डैश कितना निकाले हैं, यानी एन निकाले हैं, रख देंगे।
अब यहीं से आप निकाल लेंगे, यल से यल कट गया, यल से यल कट गया, ए डैश चाहिए, तो ए डैश चाहिए हमें, तो एन यहाँ पे बचा, एन किस में गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर ए एन, ए डैश बराबर ए अपान एन हो जाएगा, ए अपान एन हो जाएगा। अब देखना, अतः नए तार का प्रतिरोध आर डैश बराबर रो इंटू यल डैश अपान ए डैश बराबर रो, यल डैश कितना दिया था, एन यल दिया था, ए डैश हम लोग यहाँ से कितना निकाल लिए हैं, ए अपान एन निकाल लिए हैं, ए अपान एन निकाल लिए हैं, समझ आ रहा है। अब एन का एन में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर एन स्क्वायर रो इंटू यल अपान ए, ठीक है, यल अपान ए, और इसका फॉर्मूला सर क्या होता है, इसका रो इंटू यल अपान ए बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, ये प्रतिरोध होता है, तो लगा देंगे आर डैश बराबर एन स्क्वायर इंटू इंटू आर, बस दैट्स द आंसर, क्योंकि इतना बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, रो इंटू यल अपान ए बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है, लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वायरल पेपर का, एकदम सर है, एकदम वायरल गेस्ट पेपर का है गुरुदेव, तैयार कर लो। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख, क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, आप लोग तैयार कर लो। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, ये उस प्रेरित, प्रेरित है आप लिखा, प्रेरित, प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के क्या होता है, बराबर होता है, जो कि उसी कुंडलिनी में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, इसका मात्रक हेनरी होता है। अब पेपर में आपके प्रश्न पूछा था एक सेट में कि हेनरी का मात्रक होता है, हेनरी का मात्रक है, हेनरी किसका मात्रक होता है, तो यह स्वप्रेरकत्व का होता है, हेनरी किसका मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। ये नोटेड सवाल है, एकदम चपुआ वाला सवाल है, ध्यान देना। स्वप्रेरकत्व की परिभा आपका वो फार्मूला क्या होता है, ई बराबर माइनस यल इंटू डी आई अपान डी टी। अभी तो प्रश्न पूछा था बहुविकल्पी में, अभी तो प्रश्न पूछा था कि स्वप्रेरकत्व आप ज्ञात कीजिए, हाँ स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, तो लगा लो यार, लगा लो यार, ई बराबर माइनस यल डी आई अपान डी टी, क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लो। अगला देख रहा प्रश्न क्या दिया है, जब भी आपको न्यूमेरिकल देना तो जो समझ में आए वो लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप न्यूमेरिकल से अच्छा नंबर खींच सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग, जब आपके सामने ये न्यूमेरिकल आ रहा है, कुछ बच्चों की न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं बता रहा हूँ कैसे आप बिना न्यूमेरिकल लगाए भी आप आंसर उसे नंबर ले सकते हो। जब ये सब आपके प्रश्न दिखाई देंगे, 1 या 2 नंबर का आपका रहने वाला है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो फिजिक्स की कॉपी होती है स्टेप बाय स्टेप चेक होती है, आप अगर फॉर्मूला लिखेंगे उसका भी नंबर मिलेगा, 2 लाइन कुछ लिख देंगे उसका भी नंबर मिलेगा, अगर आपने सही आंसर नहीं दिया तो उसका भी नंबर मिलेगा, लेकिन वो सही आंसर न देने पे एक आध नंबर कट जाएगा, बाकी सबका ऊपर का नंबर मिल जाता है, ध्यान देना। तो जब भी आप ये सवालों को करें तो सबसे पहले लिखा आप लिखिए दिया है, करिए पूरी सवाल चाहे ना करिए, ये जरूर लगा दो, कम से कम ये तो एग्जामिनर को हो जाएगा कि बंदे को भैया सवाल भी आती है, सवाल भी आती है, समझ आ रहा है, टेक्निक है ये सब। तो देखना, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम, हाँ, बी जीरो बराबर कितना है, 510 नैनो टेस्ला है, बी जीरो बराबर 510 नैनो टेस्ला है, तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा, सबसे पहले यही लिखेंगे पेपर में, दिया है, क्या दिया है, बी जीरो बराबर 510 नैनो टेस्ला, 10 नैनो टेस्ला। अब एक नैनो टेस्ला में कितने टेस्ला होते हैं, एक नैनो टेस्ला में 10 घात 9 टेस्ला, 10 घात माइनस 9 से इसमें गुणा कर दिए, 510 इंटू 10 घात माइनस 9 टेस्ला हो गया, क्योंकि नैनो टेस्ला था, इसको हमने टेस्ला में बदल दिया। ऐसे ही आपको करना है, पूरा सवाल मत करिएगा, कोई बात नहीं, आप दिया है, लिया है, थोड़ा परिभाषा उससे लिख दीजिएगा,
नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो इन्होंने बोला है, तो जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, वो होती है ई नॉट अपान बी नॉट या ई जीरो अपान बी जीरो। ठीक है, ई जीरो अपान बी जीरो होता है। जहां बी जीरो है, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, आयाम है। जो यहाँ पे बी जीरो आया है, यह क्या है सर, बी जीरो क्या है सर, ये है निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है गुरुदेव, आयाम है। क्या है, आयाम है। अतः अतः हमें क्या निकालना है, ई नॉट निकालना है, यानी कि तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम निकालना है। यही तो निकालना है, यही तो निकालना है ना। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के भाग का आयाम क्या होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ गुरुदेव हमें नहीं याद है, नहीं याद है तो पेपर में जाके झांक लेना। नहीं याद है तो आप पेपर में चले जाना, मैं आपको पेपर भी दिया हूँ इसलिए ऊपर देखो यहाँ पे है ना पेपर, ये यहाँ पे करे जा। ये आप लोग खुलवा रहे हो बार बार, कुछ नहीं देख रहे, यहाँ पे दिया है 3 × 10⁸ दिया रहेगा पेपर में। ए का मान भी दिया रहेगा, 1/4πε0 का मान दिया रहेगा, यहाँ से ε0 का मान निकाल लेना। μ0/4π का मान दिया रहेगा, एच का मान दिया रहेगा, तो ये सब मान दिया रहेगा, आपको रट कर नहीं जाना है। दिमाग खोल कर थोड़ा देखेंगे तो सब कुछ इसी मिल जाएगा सर, सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व किया हूँ ताकि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से सर क्लियर हो जाए। मेरा बस यही उद्देश्य है सर, आपको कोई दिक्कत ना होने पाए, हो गया। हाँ, तो देखिए ये फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देखना, तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम ई नॉट बराबर सी इंटू बी जीरो। ई जीरो क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम है। और सी क्या है, प्रकाश की चाल है। और बी नॉट क्या है, यह वैद्युत तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, आयाम है। फार्मूला कहाँ से आया था, फार्मूला याद कर लो, सी बराबर ई जीरो अपान बी नॉट। पेपर में कुछ भी दिखेगा बस छपना चाहिए। अब रख दीजिए यहाँ पे, प्रकाश की चाल का मान सर कितना होता है, 3 × 10⁸ बी जीरो का मान कितना होता है, 510 इन्होंने दिया है। यहाँ पे सर दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया है 510 नैनो टेस्ला। 510 नैनो टेस्ला को हमने टेस्ला में बदला, 510 इंटू 10⁻9 टेस्ला हो गया गुरु जी। बहुत प्यारा सवाल है सर, कुछ भी दिखेगा बस छाप देना, काम खत्म हुआ। स्टेप बाय स्टेप मिलता है नंबर। तो रख दो मान यहाँ पे, आ गया 553 न्यूटन प्रति कूलम, दैट्स द आंसर। अब देखना यहीं पे फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या है इसका, यूनिट वैद्युत क्षेत्र के आयाम का जो इकाई होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, याद कर लो। चलिए स्क्रीनशॉट करना है क्या, कर लो, करना है तो कर ले स्क्रीनशॉट भाई, कर लो, नहीं तो इसका मैं पेपर पूरा आपको टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, पूरा एकदम वायरल प्रश्न है सर, वायरल प्रश्न है सर। अगला देखना है यहाँ पे, दूसरे का घ, दूसरे का घ क्या बोल रहा है, माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य परिसर एवं इसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य परिसर और इसको उत्पन्न करने वाला स्रोत लिखिए। मैं आपका कम से कम 8 पेपर करवाऊंगा, काम हो जाएगा, यहाँ से परेशान मत होइए। 8 पेपर करवाऊंगा, काम हो जाएगा, ठीक है ना। और कल पेपर से पहले आपका पेपर करवा देंगे, काम हो जाएगा। माइक्रोवेव तरंगों के तरंगदैर्ध्य का परिसर 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 गीगाहर्ट्ज से 1 यानी कि 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। माइक्रोवेव वैद्युत चुंबकीय तरंग का एक क्या होता है, रूप होता है। अब मान लीजिए आपको पेपर में ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, एक काम करिए, आप तरंग दैर्ध्य के बारे में लिख दीजिएगा। भले ही माइक्रोवेव नहीं आ रहा है, आप तरंग दैर्ध्य के बारे में जो समझ में आए, उच्चिष्ट निम्निष्ट जो समझ में आए, आप बस छाप दीजिएगा, काम खत्म करिएगा। आपको छपाई करना है, जितना ज्यादा आप लिखेंगे सर उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश करिए ज्यादा ज्यादा सर लिखने की, प्रैक्टिस डालिए लिखने की, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा सर। तो माइक्रो तरंग के तरंगदैर्ध्य का परिसर 30 सेंटीमीटर ये हो गया। अब देखना, अब इसके कुछ पॉइंट में मैंने लिखा है, पॉइंट में क्या लिखा है ध्यान देना, यहाँ पे अल्फा उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव उत्पन्न करने के लिए कम आवृत्ति के निर्वात ट्यूबों का उपयोग करते हैं। इन ट्यूब से विभिन्न सिद्धांतों पर काम करते हैं और इनमें
मैग्नेट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और गायट्रॉन आदि शामिल हैं। जबकि निम्न शक्ति वाले माइक्रोवेव उत्पन्न करने के लिए कम से कम आवृत्ति पर सुरंग डायोड, गन डायोड और इम्पैक्ट डायोड, बेंच टॉप उपकरण, कार्ड लेव चिप फॉर्मेट क्या है, उपलब्ध है। और क्या लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त सभी गर्म वस्तुएं अपने तापमान के आधार पर निम्न स्तर के माइक्रोवेव का उत्सर्जन भी करती हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दूसरे कान का, ये अगला प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट वाला सर जी, वायरल गेस पेपर का सर ये सब प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं। अभी पेपर मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना टॉप पे, वही पेपर का सॉल्व है। डिवीजन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? डिवीजन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? एक बार बताइए यार। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब दिखाई दे रहा है ना? अब दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए। आपको बोलना चाहिए था यार। प्रयागराज करछना कौन है ये बंदा? ये कौन है भैया? ये कौन है? ये कौन है? आरडीएक्स है क्या? ये आरडीएक्स नाम ही है आपका? एकदम जहर लगा दोगे कल पेपर में। जाना लगा देना, हम भी हैं आरडीएक्स, आपके बगल ही से। हाँ, चलिए ये देखना भैया, जर्मन का प्रयोग ये देखो क्या होता है, ध्यान देना। डिवीजन तथा जर्मन के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग रूपी प्रकृति है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति में उपस्थित है। अतः डिवीजन जर्मन प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति का सिद्ध होता है। मतलब कि कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह तरंग की भांति इसकी प्रकृति है। यही डिवीजन और जर्मन ने दिया था। काम खत्म हुआ, तैयार कर लो। अगले साल पेपर में बना था, पिछले साल पेपर में सर ये बना था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न गुरुदेव, अगला प्रश्न ये करोगे, ये आप करोगे? इंपॉर्टेंट वाला सवाल है सर, इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। कोई दिक्कत यहाँ से? क्योंकि फिजिक्स में केमिस्ट्री भी सर डाल दी गई है कि नहीं? प्रश्नोत्तर नंबर 2 का च है क्या? एक रेडिएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों से घटकर 1/8 रह जाती है। पदार्थ का अर्ध आयु की गणना कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए यहाँ आप देखिएगा, रेडिएक्टिव पदार्थ की जो मात्रा होती है n बराबर n जीरो 1/2 की पावर क्या होती है, n होती है। हाँ, अब यहाँ पे n जीरो यहाँ पे है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपान n जीरो इक्वल टू 1/2 की पावर n। इसको सॉल्व कर लीजिए और n अपान n जीरो का मान कितना इन्होंने दिया है, 25 दिन में घटकर 1/8 रह जाती है। यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए। अच्छा गुरुदेव अब इससे क्या हो गया, देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8। हाँ, हो गया। अब 1 के घाते अगर 3 लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 के घाते 3/2 के घाते 3, 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इसके घाते 1/2 के पूरे घाते कितना, 3। देखिए 1/2 के घाते 3 और 1/2 के घाते n। अब जब ये बराबर हैं तो घाते आपस में बराबर हो जाती है, तो n बराबर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया, निकल गया यहाँ पे। n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तब लगा समय t बराबर n इंटू टी हाफ। अब टी हाफ और n रख दीजिए। समय कितना दिया था, 25 दिन उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, तो t के स्थान 25 रखिए, टी हाफ हमें निकालना ही है, n के स्थान पे 3 रखिए, 25/3 दिन, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लगा लो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब आप इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं सर, आपके पेपर में छपेगा तो आपको छाप के आइएगा। आपके पेपर में छपेगा सर, आप छाप कर आइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ कोई दिक्कत? अगला, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखे, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो इसके बारे में लिख देना। सर तरंग दैर्ध्य क्या होता है, निरोधी विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विकिरण क्या होता है,
कुछ भी लिख कर आओ यार, लिख कर आओ आप लोग। परेशान मत होइए करे एकदम आग लगाना है पेपर में यार। फालतू में परेशान हो जाते, पास हो जाओगे। आप लिखो तो सही दिया है, ये लिखिए। क्योंकि जो एग्ज़ाम में ना आपका स्टेप बाय स्टेप चेक होता है। तो जब स्टेप मार्किंग है, तो ठीक है सर, हम स्टेप वाला करेंगे, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि नहीं? चलिए देखते हैं कौन-कौन बच्चा जुड़ा हुआ है। एक बार सभी बच्चे क्या करेंगे? शेयर कर देंगे दबा के। एक बार शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे जुड़ा है बच्चे साहिल, अंसारी, संगम, सब धुआँ-धुआँ करेंगे। कोहिनूर और अंकित राव, शिवम और कौन है यहाँ पे? वनी, अभिषेक, रिया राव, अभिलवर, आयुषी, अमन और संदीप, शोभित, सतेंद्र, प्रिंस, आदित्य, वसंत, ब्रिजेश, प्रियांशु, इमरान, हाँ, सौरभ, कैलाश, अनिकेत, विवेक, स्वीटी, अमित, राजा, विकास, विशाल, अनिल, सचिन, क्रिकेट, ऋतिक, सुमित, आयुष, नितेश, प्रतीक, अखिल, मुकेश, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को क्या करेंगे सर आप लोग? सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। प्लीज़ यार चैनल को प्लीज़, प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, क्या करिएगा सर? सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत है सर इसको। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करिए। चलिए, ये देखिए अगला आपका सवाल है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो, नहीं तो सर मैं आपका करा ही रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। करा ही रहे हैं सर आपका हम यहाँ पे। देखिए है क्या यहाँ पे प्रश्न क्या है? 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा का उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। जब प्रश्न ऐसा आए तो आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा इसके बारे में नीचे लिखिएगा। पहले क्या दिए हैं, क्या लिखेंगे? दिया है प्रश्नानुसार। क्या दिया है? धातु का कार्यफलन W बराबर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5400 एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम पे 10 घाते -7 मीटर होता है, रख दीजिए। हाँ, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 5.4 इंटू 10 घाते -7 मीटर। तब इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा E के बराबर एच वी माइनस क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, एच वी माइनस डब्ल्यू। अब भैया यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। हाँ, सबका मान रख दीजिए। यहाँ पे V है तो V बराबर जो होता है C अपान लेमडा होता है। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, कि आप जो मान निकल के आएगा, जो मान निकल के आएगा EK का, क्या आएगा निकल के आएगा EK का? EK का मान निकल के आएगा 0.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल कर आएगा। फिर माना इस धातु के लिए जो निरोधी वो क्या होगा? V0। ई के का मान हमने निकाल ही लिया है, ई का मान निकाल ही लिया है, V0 का मान निकालना ही है। तो V0 बराबर ई के पानी, ई का मान आप रख दीजिए और इसको रख दीजिए। यहाँ पे देखेंगे ई से कैंसिल हो जाएगा और 0.40 वोल्ट यही आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे आंसर मिलेगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो इसका, नहीं तो बहुत टाइम लॉस होगा और जल्दी जल्दी हमें पेपर भी सॉल्व कराना है। ये आपका क्वेश्चन है सर, ये आपका क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन है जो कि एकदम वायरल गेस्ट पेपर का है सर जी, पेपर में कल छपने वाले हैं प्रश्न। और इसका ये आपका पूरा सोल्यूशन है, एक बार कर लो इसका सोल्यूशन। ये है, ये पूरा पूरा क्या है इसका सर? सोल्यूशन है ये। नहीं तो इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भिजवा दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? जाकर ज्वाइन कर लो। अगला देखिए न्यूमेरिकल। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे तो आप परेशान मत होइएगा, न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। केवल क्या करना है, आप उसके बारे में परिभाषा लिख दीजिएगा। दिया है, थोड़ा फार्मूला लिख दीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है तो स्टेप मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ख क्या बोल रहा है यहाँ पे? तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 इंटू तो घात माइनस 7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच इंटू न्यू, E बराबर एच इंटू न्यू होती है। न्यू बराबर क्या होता है? सी अपान लेमडा होता है। एच इंटू न्यू होती है। न्यू बराबर क्या होता है? सी अपान लेमडा होता है, सी अपान लेमडा होता है। एच का मान कितना होता है? 6.6 इंटू दो घाते माइनस 34। सी का मान 3 इंटू दो घाते 8। लेमडा का मान 5 इंटू दो घाते माइनस 7, क्योंकि इन्होंने दे रखा है, दे रखा है गुरुदेव। लेमडा का मान तो दे रखा है, लेकिन एचसी का मान कहाँ मिलेगा? पेपर के सबसे लास्ट पेज में मिलेगा। अभी जो पेपर आपको दिखाया था सबसे लास्ट पेज में मिलेगा, रख दीजिए। और यहाँ पे जैसे ही रख के आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपका यहाँ पे मान निकल के आएगा कितना? कितना गुरुदेव? ई बराबर 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। छापो, छापो इसको।
छापो भाई, इंपॉर्टेंट है, छापो यहाँ पे, इसको इंपॉर्टेंट है। तीसरे का कर लीजिए। लीजिए भैया, पूरा जो पेपरवा में था ना, उसी को पूरा यहाँ पे बना दिया गया है, गेस्ट पेपर में से पूरा चित्र बनाया गया है, इसी आपको लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जब चित्र बना के लिखोगे ना, एक आध दो नंबर आपको इस पे भी मिल जाएगा। तो जो पेपरवा में रहेगा प्रश्नवा, वो उतार देना, और थोड़ा सा अपने से फार्मूला ऐड कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। नीचे दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या ज्ञात करना है आगे देखेंगे, लेकिन परिपथ यहाँ पे C1 जो है 1 माइक्रोफैरड, C2 2 माइक्रोफैरड, R1 प्रतिरोध है 3 ओम, R2 प्रतिरोध 6 ओम, और यहाँ पे एक आपका बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, और एक आपका यहाँ पे प्रतिरोध दिया है कितना, 1 ओम। 1 ओम, ठीक है ना, ये एक बार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे निकालना क्या है, प्रत्येक प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश का मान निकालना है, पहला। दूसरा, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, बिंदु ए और बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर में छपाई करो भैया, कल के पेपर में छपने वाले सवाल हैं। C1 व C2 दोनों श्रेणी क्रम में हैं, अतः इन पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। अब C1 व C2 कहाँ पे है, श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पे C1 और C2 जो है श्रेणी क्रम में है, C1 और C2। इसको जब खोलेंगे, पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, इसको खोल दीजिए। इसको ऐसे पकड़िए गुरुदेव, ऐसे ऐसे पकड़िए, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे इसको पकड़िए, रह के खींच दीजिए। जब खींचेंगे ये तनेगा, तो ये देखिए मुड़ा है, ये मुड़ा है। अब जब इसको हम खींच दिए, तो भाई के जब खींचेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, इधरों निकलेगा इधरों निकलेगा, तो ये C1 यहाँ पे आ जाएगा, ये C2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आपके वोल्ट रहेंगे, क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना। बस वही बोल रहा है ये, वही बोल रहा है सर। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, C1 व C2 दोनों श्रेणी क्रम में है, अतः इन पर आवेश की मात्रा क्या होगी, समान होगी। तो C बराबर क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, यानी कि R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम संयोजन वाला सूत्र लगाओ। तो 1 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2, तो 2/3 माइक्रो फैराड यहाँ पे आ गया। अस्थाई अवस्था में धारा का मान निकाल लेंगे, तो धारा I बराबर होता है V अपान R प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान रखिए, R प्लस स्मॉल r का मान रखिए, यहाँ पे जो जो दिया है R प्लस स्मॉल r का मान रख दीजिए। और जब यहाँ पे आप रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। I का मान कितना आ जाएगा आपका, 1 एम्पियर निकल कर सर आ जाएगा। अब जब 1 एम्पियर ही निकल कर आ गया, तब आप VMN निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, VMN निकाल लेंगे। VMN बराबर क्या होता है, IR। आई का मान मैंने निकाला 1.2, आर का मान भी यहाँ पे दिया है, तो कितना हो गया, 10.8 वोल्ट, किसका, VMN का। अब पहला पहला प्रश्न, अतः संयोजन में कुल आवेश Q बराबर CVMN। CVMN, C का मान 2/3 मैंने पहले निकाला था, VMN का मान कितना निकला यहाँ पे, 10.8 रख दीजिए। तो Q बराबर हो जाएगा 7.2 माइक्रो कुलाम हो जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C1, और Q का मान 7.2, C1 का मान आपका 1 रहता है, तो 7.2 वोल्ट हो जाएगा। और VB का मान IR1, इसको निकाल लेंगे, 3.6 वोल्ट हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार VA बराबर VA माइनस VB घटा देंगे, 3.6 वोल्ट, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। जब आपको ये सब सवाल ना समझ में आए, जब आपको ये सब सवाल ना समझ में आए, तो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, मेरे अप्रोच पे ध्यान देना। जब आपको ये सवाल ना समझ में आए, तो जो मन में आ रहा है, जो फार्मूला फिजिक्स का याद है, कक्षा 10वीं का याद है, उसको भी लगा के सॉल्व कर देना। समझ में आ रहा है, लेकिन कर देना, क्योंकि एक बात ध्यान देना, जो फिजिक्स होता है सर, जो फिजिक्स होता है, यह आपका स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है। किससे होती है, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है। और आप जब स्टेप मार्किंग पर देखेंगे, तो आप कुछ भी लिखे रहेंगे, उसका नंबर मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यही सवाल है, तो आपने फिगर बनाया है, प्रश्न को छापा, कुछ लिखा है, तो इसका 1 नंबर मिल गया, इसका 1 नंबर मिल गया। अब देखना, नीचे देखोगे यहाँ पे देखो, एक स्टेप आपने यहाँ पे कंप्लीट किया है, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। ऐसे ऐसे मिलता है आपका एक एक नंबर। अगर 3-4 नंबर की सवाल है, तो कम से कम आप 2-3 नंबर ऐसे ही लहा लोगे फ्री में, भैया फ्री में लहा लोगे। मैं बता रहा हूँ, फ्री में लहा लोगे, परेशान मत होइए, फ्री में आपका मिल जाएगा इसी, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करने का, ये कर लेना यार। चलिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे का घर।
बोल क्या रहा है, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? इसके विभेदन सीमा के लिए सूत्र लिखिए। कोई दूरदर्शी है, इसकी विभेदन क्षमता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे बढ़ा सकते हैं? और इसकी विभेदन सीमा के लिए सूत्र आपको लिखना है। तो सबसे पहले जानते हैं होता क्या है? तो दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी दूरी जबकि वस्तुएं किसी पारदर्शी द्वारा अलग-अलग स्पष्ट दिखाई दे सके, उस उपकरण पर विभेदन सीमा कहलाती है। उस उपकरण की क्या कहलाती है? विभेदन सीमा कहलाती है। दूरदर्शी का दूरदर्शी का विभेदन सीमा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा के अनुसार हो पाती है तथा अपदृश्यक लेंस का व्यास अथवा द्वारक डी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। डी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको लगा लेना। अगर आपको इससे सरल कोई परिभाषा मिल रहा है तो उसको ही पढ़ लेना जरूर, छोड़ना मत। अर्थात विभेदन सीमा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभेदन सीमा किसके व्युत्क्रमानुपाती है होती है? लैम्ब्डा अपान डी की। तो विभेदन सीमा व्युत्क्रमानुपाती लैम्ब्डा अपान स्मॉल में डी। अब यहाँ पे देखोगे तो जब ये आपका अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे 1.22 लैम्ब्डा अपान डी आर डी एक वैल्यू निकल के आएगी। तो विभेदन सीमा को दूरदर्शी के उपस्थित अपदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, बस और कुछ नहीं। यही आपका क्या है? इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है। विभेदन सीमा विभेदन सीमा को हम लोग कैसे दूरदर्शी के अपदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, बस यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं दूरदर्शी से दिखे तो बस छपाई करना है। एक आध दो ठो जो भी अच्छा लगे आप फिगर बना देना, आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा। परेशान मत होइए। चलिए उसके बाद यहाँ पे चौथा का भैया क देखेंगे ये अभी हटा दीजिए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नॉर गेट उट हटा दीजिए, ठीक ठीक है ना? ये हटाइए, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको नहीं करेंगे। ये करना पड़ेगा सर, ये करना पड़ेगा सर। ये ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। कोई ना कोई एक सवाल आपका लड़ेगा पेपर में। चौथे का ख है, ये आपका लड़ेगा। क्या है? एक उचित ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलनियों के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा को मेन से जोड़ दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा का ज्ञात कीजिए। जब आपको ये सब सवाल ही मिलेगा ना तो आप सीधा सा काम करिएगा, कुछ बदलेगा नहीं जाता। पता है क्या बदलता है? एक बात मैं बता रहा हूँ, बस यही वैल्यू बदलती है। जो यहाँ पे 1:200 दिया है, 1:500 दे देगा, 1:700 दे देगा। जैसे 200 वोल्ट दिया है, 300 वोल्ट दे देगा। हाँ, जहाँ 2 एम्पीयर दिया है, वहाँ पे 3 एम्पीयर दे देगा। और ज़्यादा एग्जामिनर कुछ चेंजेस नहीं करता, थोड़े-मोड़े चेंजेस करता है, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप करेंगे, दिया है, क्या दिया है? एनपी अपान एनएस बराबर 1:200। अच्छा, एनपी अनुपात एनएस क्या है? तो प्राथमिक प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलनियां। प्राथमिक को प्राइमरी बोलते हैं, द्वितीयक को सेकेंडरी बोलते हैं। और ये क्या है? कुंडलनियां है। तो प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलनियों का अनुपात 1:200 है। अब समझ आया यहाँ पे? अगर मैं आपसे बोलूं ये प्राथमिक कुंडलनी है, ये द्वितीयक कुंडलनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा एनपी और एनएस ये प्राथमिक या द्वितीयक है। अब यहाँ पे प्राथमिक प्राथमिक कुंडलिनी का वोल्ट कितना है? 200 वोल्ट है। और यहाँ पे प्राथमिक का जो आई का मान है, यहाँ पे कितना है आई का मान? 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो एनपी अपान एनएस बराबर वीपी अपान वीएस और आईएस अपान आईपी एक फार्मूला होता है। फार्मूला लगा दीजिए। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वीएस निकालना है। किसको निकालना है? वीएस को। तो लेंगे यहाँ पे एनएस अपान एनपी बराबर वीएस अपान वीपी। इसको रखेंगे तो वीएस बराबर क्या हो जाएगा? एनएस अपान एनपी इंटू वीपी। अब सब निकाल लें, यहाँ पे मान रख दीजिए। इसका मान रखेंगे तो आपको यहाँ पे निकल कर आएगा वीएस का मान कितना? 40,000 वोल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। 40,000 वोल्ट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आप आईएस का मान निकाल लेंगे। आईएस बराबर आपका हो जाएगा कितना? आईएस का मान हो जाएगा, अब ये आपका निकल गया, यहाँ पे वीएस निकल गया। अब आईएस निकाल दो, यानी एमपी अपान एनएस इंटू आईपी अपान
आईपी कर दो, यहाँ पे इंटू आईपी कर दो, और एनपी एनईएस और आईपी का मान रख दो 1/200 इंटू 2, और इसको कट कर देंगे तो 0.01 एम्पियर। बस यही आपका जो ट्रांसफार्मर से सवाल बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा, आपको कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, बस इतनी बदलेगा, कर लो भैया, स्क्रीनशॉट कर लो, इंपॉर्टेंट है। यही आपका सेम टू सेम रहेगा, थोड़ा यहाँ पे बदल दिया जाएगा, आप कर लेना। ये जो एनईएस है, ये प्राथमिक, ये एनपी, पी जो रहता है प्राथमिक प्राइमरी है, एनएस क्या है आपका द्वितीयक है, बस और कुछ नहीं है। ये वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला सबसे मोस्ट आईएमपी सवाल है, सबसे मोस्ट आईएमपी सर, जो कि आपका कल पेपर में देखने के लिए मिलेगा सर, कल पेपर में देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीनशॉट कर लो पहले सवाल को, सबसे पहले सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर लो। किसी प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र खींचिए तथा इसमें न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए बाई 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर साल पेपर में आता है, तैयार कर लेना सर। जहां ये बोला है कि म्यू प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक ए प्रिज्म के कोण तथा डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, तो सबसे पहले जानते हैं ये वक्र होता क्या है। वक्र प्रिज्म का आई डेल्टा वक्र होता क्या है, इससे पहले आप वक्र देख लो। ये आपका क्या है, प्रिज्म के आई डेल्टा का क्या है, वक्र है। ये डेल्टा एम है, यहाँ पे लाइनिंग गई है, ये डेल्टा है। जब हम लोग यहाँ पे डेल्टा एम को खींचते हैं वक्र, तो ये I1 बराबर I2 पे मिलता है। जब ये इसको डेल्टा खींचते हैं तो ये आके I1 पे मिलता है, और यहाँ पे जो मिल रहा है और जो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से डाउन अर्थ जा रहा है, एक यहाँ पे चला जाता है, एक आगे चला जाता है, तो जो मिलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, आई डेल्टा वक्र हो जाएगा। आई बराबर डेल्टा वक्र हो जाएगा, आई बराबर डेल्टा वक्र हो जाएगा। अच्छा होता क्या है सर, अच्छा होता क्या सर जी, आई आई डेल्टा वक्र होता क्या सर जी, या आई बराबर डेल्टा वक्र होता क्या है। किसी दिए गए प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल्टा आपतन कोण I1 या I2 के मान पर निर्भर करती है। यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर एकवर्णी प्रकाश के आपतन कोण का मान परिवर्तित करके संगत विचलन कोण प्राप्त करें, तो आपतन कोण I व विचलन कोण डेल्टा के बीच वक्र चित्रानुसार प्राप्त होगा, जिसे आई डेल्टा एम वक्र कहते हैं। भैया चपुआ वाला सवाल है गुरुदेव, कल पेपर में आग लगाना है, कसम खा लो कल पेपर में आग लगाना है कि नहीं। सिमरन, बिल्कुल, संजय, अलका, स्नेहा, देखिएगा थोड़ा नॉइस आएगा क्योंकि जुकाम हो गया, तो माफी चाहते कर देते हैं बीच बीच में। ठीक है सर, चलिए कर लीजिए सर इतना। बहुत आप लोग बहुत प्यारे हैं, पता है सर, एकदम बहुत आप लोगों को मैं बहुत चाहता हूँ, पता ही नहीं, बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से। आप लोग बोर वोर तो नहीं होते, बोर वोर तो बताओ, डोरेमोन चला दें यहीं पे, देखो बढ़िया है कि नहीं, मोगली मोगली, शेर खान भी आ जाएगा यहीं पे। अब तो मोगली गुरु देखते नहीं, हम तो रील्स देखते हैं गुरु जी, रील्स चला चला के, है कि नहीं, चलाओ भैया रील्स। गुरुदेव पेपर के बाद हम रील चलाएंगे, हम हो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो वॉलो कर लेना यार, आप लोग रील्स चलाते हो तो हमारे पास थोड़ा भेजते रहना जो देखते हो, नहीं भेजोगे क्या। यस के स्टडी से फॉलो कर लेना यार, हमें भी यार, मतलब हमें नहीं फॉलो करने गुरुदेव, अपने उनको फॉलो करेंगे, आपको क्यों करेंगे, आपसे क्या प्रॉफिट, रे करेजा, हमसे क्या प्रॉफिट है वो तो हम बताएंगे, अभी नहीं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, देखिएगा, हम जान ये आप जरूर खींचना पेपर में, नंबर छपता है, ये आप नंबर छपेगा, ये आपका नंबर छपता है, तो आप लोग जरूर खींचना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि यदि किसी प्रिज्म के का अपवर्तक पृष्ठ कोण ए और इसके प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व अपवर्तन कोण क्रमशः I1 व R1 तथा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन व निर्गमन कोण क्रमशः R2 और I2 हो, तो भैया यहाँ पे एक समीकरण निकलेगा, R1 प्लस R2 बराबर A, समीकरण एक। दूसरा, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A, समीकरण दो। अब समीकरण एक, समीकरण दो, ये वाला आप खींच लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप खींच लेंगे, ये देखिए जा रही है, आप स्टूडेंट ले आ रही है, जा रही है, ठीक है ना, ये आप खींच लेना।
ऐसे सरल दिखे तो लगा लेना अपने पेपर में, कुछ भी याद कर लेना। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में डेल्टा बराबर डेल्टा एम माना, I1 बराबर I2 बराबर R, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर हो जाएंगे, सभी कोण आंतरिक कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। R प्लस आर बराबर ए, क्योंकि R1 बराबर R2 बराबर R है, रख देंगे। 2R बराबर क्या हो जाएगा, एक, समीकरण 3 मिलेगा। अब यहाँ पे डेल्टा एम बराबर आई प्लस आई माइनस ए, तो यहाँ पे आई 2i और ये क्या हो जाएगा, समीकरण 4। अब स्नेल के नियम से समीकरण 3 और समीकरण 2 को जब आपस में ऐड करेंगे, आपतन कोण आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 तथा अपवर्तन कोण आर बराबर ए बाई 2 हो जाएगा, तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, दैट इज द आंसर। स्क्रीनशॉट मारो, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्क्रीनशॉट मारो पहले आप लोग, मारो स्क्रीनशॉट, झक से मारो, बताएं, चलो मारो ये, मारो, बहुत चौचक का सवाल है, कल पेपर में फंसेगा। हाँ है कि नहीं, सर दिख नहीं रहा है, अरे यार भैया उसको आप क्वालिटी बढ़ा लो, करे जा दिखेगा, सब दिखेगा, क्वालिटी बढ़ा लो, करे जा सब दिखेगा। ये भी स्क्रीनशॉट मारो, मारो फटाक से, मारो स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप जो किताब रहेगी ना वहीं से पढ़ लीजिएगा, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो। जो समझ आ रहा है फिगर उगर जरूर खींचना, इसके बारे में लिख देना, गलत ही लिखो, छपना चाहिए, जितना आपको कॉपी छपेगा सर उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। अगला है 4 का घ है सर जी, 4 का घ है गुरुजी, देखिएगा, रेडिएक्टिव हीटर संबंधी रदरफोर्ड तथा सोडी की नियम लिखिए व सिद्ध कीजिए कि n बराबर n0 e के पावर माइनस लेमडा इंटू टी, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ है। तो रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम होता क्या है, आप अगर वो सिद्ध ना कर पाए तो सबसे पहले नियम ही लिख देना, सबसे पहले आप नियम ही लिख देना, होता क्या है। माना किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नमूने के प्रारंभ में t बराबर 0 में, मतलब कोई समय नहीं रहेगा प्रारंभ की स्थिति में, t बराबर 0 पर परमाणुओं और नाभिकों की संख्या कितनी है, n0 है, और t समय बाद पश्चात यह संख्या n रह जाती है, तथा क्षण इसका समय t प्लस डेल्टा टी और यह संख्या घटकर n माइनस डी रह जाती है। अतः क्षण यानी समय t पर परमाणुओं के क्षय होने की माइनस डी एन अपान डी टी होगी। तो रदरफोर्ड व सोडी के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, डी डी एन अपान डी टी बराबर माइनस लेमडा एन हो जाएगा। समीकरण भैया एक, समीकरण एक, क्योंकि ये इसकी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जहां अगर देखेंगे तो लेमडा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्योंकि जब यह अनुक्रमानुपाती डी एन अपान डी टी, सोडी कहते हैं कि जो डी एन अपान डी टी होती है वो एन की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पे लेमडा क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। समीकरण एक गुरुजी, समीकरण एक गुरुजी। अब जहाँ पे लेमडा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे तत्व का क्षय नियतांक कहते हैं, और दिए गए तत्व के लिए लेमडा नियत रहता है, परंतु भिन्न भिन्न तत्वों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। अब समेशन ऑफ इसको आप लगाइए, हाँ निकालिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एन इंटू डी एन बराबर, जब इसको निकालेंगे तो जो निकल कर आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू डी टी, ये समीकरण एक में आप पुट कर दीजिए, वहां पे ले जाके समीकरण एक में रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे और दोनों पक्षों क्या करेंगे, समाकलन ले लेंगे। तो लॉग एन बेस ई बराबर माइनस माइनस लेमडा इंटू टी प्लस सी, जो कि कांस्टेंट मिलता है जब समाकलन करते हैं। समीकरण दो, अब जो सी है समाकलन नियतांक है, और सी का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण दो में टी बराबर 0 और एन बराबर 0 का को प्रतिस्थापित कर दें हम लोग, तो आप यहाँ पे वैल्यू निकलेंगे, जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर n0 e के पावर माइनस लेमडा बाई टी। अब जब ये आपको ये याद नहीं है, यह पेपर में याद नहीं है, तो आप लोग सोडी का नियम ही लिख दीजिएगा, लेकिन लिख कर आप जरूर आइएगा, लेकिन लिख कर आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, कह रहा बच्चा जो पढ़ाते फंसेगा, क्यों नहीं फंसेगा यार, क्यों नहीं फंसेगा। अगला लो प्रश्न, किरचॉफ का नियम वाला, भैया इंपॉर्टेंट है, लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल है सर, सबसे आईएमपी वाला सवाल है। सवाल क्या है, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P अपान क्यू बराबर R अपान एस प्राप्त कीजिए, जहां P Q R S चारों भुजाओं के प्रतिरोध है। सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सवाल, सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सवाल कल के लिए है,
सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सवाल है कल के लिए। एक बार सर इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए और शेयर करिए सर आप लोग। आप लोग सर शेयर नहीं कर रहे हैं। सर एक बार आई हम्बल रिक्वेस्ट यू शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सर शेयर कर दीजिए एक बार। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू यार शेयर कर दीजिए। अरे गुरुदेव कर दिए, अरे गुरुदेव कर दिए। आपको कहने की ज़रूरत है ही नहीं है सर, कहने की ज़रूरत है ही नहीं है, गुरुजी कर दिए। भैया हर एक सवाल यहाँ से फँसेगा, तैयार करके जाओ। हर एक सवाल आपका यहाँ से फँसेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो मैं पेपर देता हूँ, हर एक सवाल फँसता है सर। इसका मैं 100% गारंटी आपको दूँगा, हर एक सवाल फँसेगा। ये लग करके जाओ यार, ये करके जाओ सर। मैं पूरा-पूरा पेपर ही सॉल्व किया हूँ, आपको पता होगा मैं इसके पहले ही आपको पेपर दे दिया था। एक बार शेयर करो, आप अपने होप को डाउन मत दिन मतलब होने दो। मैं देख रहा हूँ होप को डाउन कर रहे हैं हमें बच्चे, चले जा रहे हैं छोड़ के। चले जाओगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, फेल हो जाओगे, बाद में मत बोलना। हमें क्विट स्टूडेंट से तुम्हें परिपथ PQRS का श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोधों को इस प्रकार सुनो समायोजित किया गया कि कुंजियों K1 व K2। अच्छा गुरुदेव पहले आप फिगर देख लो, छोड़ो पहले फिगर देख लो। ये देखो फिगर, ये देखो फिगर, ये कुंजी है K1 व K2, ये K1 व K2, ये PQRS, ये 4 ठो प्रतिरोध लगाए गए हैं ABCD। और ये आपका I यहाँ पे विद्युत धारा बह रही है। अब इसी को हम ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, पेपर में आएगा छाप देंगे, पेपर में आएगा छाप देंगे कल। देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही चीज मैं लिख रहा हूँ। फिट स्टोन सेतु में प्रतिरोध PQRS का श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़े गए प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजियों K1 व K2 को बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। धारामापी में, यहाँ पे धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। इस दशा में धारामापी संतुलित 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 अवस्था में होता है, जबकि कुंडली K1 को दबाकर धारा I1 I यहाँ पे प्रवाहित लिखा है, प्रवाहित की जाती है। संधि A पर यह दो भागों में I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। किरचॉफ का अगर कोई ज्यादा न समझ में आए तो बस यही लिख देना, लेकिन लिख देना जरूर, कल पेपर में छप जरूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छोड़ कर चले आइए, ऐसा नहीं कि आप छोड़ कर चले आएंगे तो आपका नंबर कटेगा। ये फिगर बना देना और उसको जाके वहां पे छाप देना, और कुछ नहीं करना है, काम हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ तो नंबर मिल जाएगा। अगर आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं बंद पास ABCD किरचॉफ के 2-3 नियम से। यहाँ पे देखो, अब बंद पास ABDA, ABDA कहाँ पे है, ABD और ABDA, ठीक है ना, ABDA देखिए यहाँ पे ABDA में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरुजी यहाँ पे, IP माइनस I2 R बराबर 0, I1 बराबर I2R, क्योंकि ये इधर माइनस में है, उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा समीकरण एक। अब BCDB में कहाँ पे है, BCDB देखो, BCDB, BCDB, BCDB में क्या हो जाएगा, I3 माइनस I2S बराबर 0, समीकरण 2। अब ये इधर किसमें है, माइनस में, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब समीकरण 1 समीकरण 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, P अपान Q बराबर R अपान S, और यही आपका है सबसे सिंपल, सबसे मोस्ट आप इम्पॉर्टेंट है। लगा लो, पेपर में कल आएगा सर, लगा लो, पेपर में कल आएगा। बाद मत बोलना गुरुदेव नहीं आया। ये यार स्क्रीनशॉट कर लो, ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, ये स्क्रीनशॉट कर लो किरचॉफ का नियम वाला। ये कल गुरुजी पेपर में आपका छपने वाला है, कल पेपर में छपने वाला है। आपको जो मैं आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, 100% श्योर फंसेगा। आपने इंपॉर्टेंट बहुत पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट बहुत पढ़ लिया है, लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है गुरुजी, अब आपको वायरल वाले पढ़ने हैं, अब आपको वायरल वाले पढ़ने करो। सबसे सिंपल मैंने भाषा में बताया है, सबसे सिंपल भाषा में बताया है किरचॉफ का नियम, ये रट लो भैया, ये कल पेपर में दिखेगा, ये कल पेपर में दिखेगा। देखो वो बोल रहा है सर एग्जाम में देखते हैं तो आपकी याद आती है, करेजा आपको तो मेरी याद आती है, हम भी आपको याद करते हैं, पता ही नहीं बहुत याद आती है जब आप लोग चले जाते हो। यार हमारा दिल धक धक करता रहता, पता नहीं एग्जाम में फंसा होगा कि नहीं, क्या कर रहे होंगे। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान देना, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप बना बना के लिखना, समझ आ रहा है, बना बना के लिखना।
जितना हो सके जितना बनाओगे उतना चाप के नंबर मिलेगा। भाई साहब 30 नंबर स्कूल से मिल जाता है, 70 नंबर का पेपर होता है, 23 नंबर पास होने चाहिए, 23 नंबर, अरे इतना में इतना ही चाहिए गुरुदेव, वो तो जेबुआ में भर के ला लेंगे। कुछ फार्मूला लिख दोगे, कुछ फिगर बना दोगे, कुछ न्यूमेरिकल लगा दोगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करना हर एक सवाल को ही लिखना, भले ही बस ये लिख दो दिया है। अगर आप इतना लिख देंगे दिया है फलाना ढिमका, एक आध कोई फार्मूला उसमें लगा दिए, तो आपको 4 में से 2 ही नंबर मिल जाएगा। ये है फिजिक्स भैया, फिजिक्स में खींच के नंबर मिलता है। थोड़ा डेरिवेशन लगा दो, जैसे ये सब आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्क्रीनशॉट करो। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ये फिगर उगर बना दो। हाँ, बहुत सिंपल मैंने भाषा में बताया है आपको। हाँ, ए बी सी डी ए में यही लगा दो, समीकरण 1 हो गया। फिर बी सी डी में बी सी डी बी में भी बस लगा दो, आपका ये हो गया, बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया। और क्या है, कुछ भी नहीं है यार, बहुत सस्ता है। आप नंबर अच्छा खींच सकते हो। आप चैनल से को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिएगा। जब ये सब आपको प्रश्न दिख जाए, जब ये सब आपको प्रश्न दिख जाए, क्या है यहाँ पे, प्रश्नोत्तर संख्या 5, आयाम माडुलित वोल्टेज ई का मान, ई बराबर कितना दिया है 150, 1 प्लस 0.5 कॉस कॉस 325 350 टी दिया है, सॉरी 3250 दिया है, कॉट 3250 दिया है। यहाँ पे देखिए कॉट 3250 वहां पे दिया है। हाँ, और फिर यहाँ पे क्या दिया है, और इंटू कॉस 5 इंटू 10⁵ से दिया जाता है, तो गणना कीजिए। ठीक है ना, ई का मान इतना दिया जाता है, तो आपको गणना कीजिए। सबसे पहले आप आयाम मॉडलित का वोल्टेज लिख दीजिए, समीकरण ये लिख दीजिए। फिर उपयुक्त समीकरण की आयाम मॉडल वोल्टेज की सामान्य समीकरण का क्या होता है, ई बराबर ई सी 1 प्लस एम ए कॉस डब्ल्यू एम टी कॉस डब्ल्यू सी टी से तुलना करेंगे। अब देखना है यहाँ पे, यहाँ देखा तुलना कैसे होता है। ई सी बराबर 150 मिलेगा, 1 से 1 हट जाएगा। एम ए बराबर कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा, कॉस से कॉस हट जाएगा। डब्ल्यू एम मिलेगा कितना आपका, 3250 मिलेगा। डब्ल्यू सी कितना मिलेगा, 10⁵5 मिलेगा। इससे टी खत्म, बस और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आएगा, बहुत सिंपल मैथड समझा रहे सदैव, ध्यान देना, ध्यान देना। यहाँ पे आपका एक इन्होंने मान दिया था, इसमें निकालना क्या था, माडुलित आवृत्ति निकालनी थी और वाहक आवृत्ति निकालनी थी। माडुलित आवृत्ति निकालनी थी, वाहक आवृत्ति निकालनी थी। ये सवाल लगे बहुत सस्ते में हो जाएगा। सबसे पहले एक समीकरण होता है, मॉड्यूल वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, ए बराबर ए सी 1 प्लस एम ए कास डब्ल्यू एम टी और कास डब्ल्यू सी टी। अब जहां पे अलग दिखिए, ये हट जाएगा, इसी 150, 1 से 1 खत्म कर दो, जो दिखे हटा दो, कास से कास खत्म हो जाएगा। लेकिन तो एमए का मान नहीं मिलेगा यहाँ पे 0.5, कास से कास नहीं मिलेगा, हट गया। डब्ल्यू एम का 3250, फिर से टी कट गया, और कॉस से कॉस कट गया। डब्ल्यू सी का मान कितना मिला, 5 इंटू 2 घात 5, टी से टी कट गया। समझ में आया क्या सभी बच्चों के, एक बार कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करेंगे, समझ में आया क्या। प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को शेयर कर दो प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। कल छपने वाले प्रश्न में करवा रहा हूँ, कल मैं छपने वाले सर प्रश्न को करवा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखना, डब्ल्यू एम का मान इतना, डब्ल्यू सी का मान इतना। अब आया मॉड्यूल आवृत्ति, एफ एम बराबर क्या होता है, एफ एम बराबर क्या होता है, मॉडुलक आवृत्ति, एफ एम बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान 2 पाई होता है। कितना होता है, डब्ल्यू एम अपान 2 पाई। डब्ल्यू एम का मान 3250, 2 पाई का मान नीचे आ जाएगा 517.51 हर्ट्ज आ जाएगा। वाहक आवृत्ति एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी अपान 2 पाई। डब्ल्यू सी का मान 5 इंटू 10⁵, 2 पाई का मान नीचे रख देंगे। 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे रख दोगे, पाई का मान 3.14 होता है, 2 पाई है, 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 7.96 इंटू 2 घाते 4 हर्ट्ज। और यहाँ पर भी आप पाई का मान याद कर लो, 3.14 होता है। पाई का मान पेपर में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप इसको याद करके जाओ, ठीक है ना। चलो लगाओ, स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट करो, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज स्क्रीनशॉट करो इसका, इंपॉर्टेंट सवाल है, कल छपने वाला सवाल है। बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं आया, बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं आया, बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं आया। लगाओ स्क्रीनशॉट करो पहले आप लोग, कर लिए आप लोग, कर लिए सर आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए कर लिए आप लोग, कर लीजिए, इसको भी कर लो। अगला यहाँ पे 5 का ख, मोस्ट आईएमपी वाला सवाल, मोस्ट आईएमपी वाला सवाल।
मोस्ट आईएमपी वाला सवाल। सवाल क्या है? वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले जानते हैं वैद्युत अनुनाद अनुनाद होता क्या है। जब किसी एलसीआर परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की कला में होता है, अर्थात प्रेरण प्रतिघात एक्सएल भारतीय प्रतिघात एक्ससी के बराबर होता है, तो इसे अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तथा इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? तो श्रेणी अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति क्या होती है गुरुजी? बराबर होती है। माना कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L और धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC की पावर 2। अब इसको आप रखेंगे यहाँ पे। हाँ, XL क्या है आपका? WL है, और XC के स्थान पे 1/WC रखेंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। अब अनुनादी स्थिति में क्या हो जाएगा? XL बराबर XC होता है, यानी WL बराबर 1/WC होता है। पुट ऑन करेंगे उसमें, तो आपका हो जाएगा W स्क्वायर अपान 1/LC। W बराबर W, अगर यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे W स्क्वायर है और 1/LC है, यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो W हो जाएगा, ये किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। अंडर रूट एक का मान एक ही होता है, इसलिए इतनी हो जाएगा। और W बराबर क्या होता है? 2 पाई F होता है, 2 पाई F होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 पाई F रखेंगे, 2 पाई F रखेंगे, F को यहाँ पे रखेंगे, 2 पाई को तिरिया गुणा कर देंगे, तो 1/2 पाई अपान LC हो जाएगा। यही क्या है? आंसर। लगा लो यार, एक बार लगा लो इसको। इंपॉर्टेंट सवाल है सर, पेपर में छपने वाला सर सवाल है। कल पेपर में छपेगा आपका सर, कल पेपर में छपेगा सर आपका, कल पेपर में छपेगा आपका। लगाओ लगाओ सर, कल आपका छपने वाले सवाल हैं ये सब, हल्के मत लीजिए। बहुत पोटेंशियल है सर इसमें, बहुत पोटेंशियल है। एकदम दिमाग हल्लिया जाएगा देख के, एकदम दिमाग एकदम झल्लिया जाएगा सर, ऐसे ऐसे सवाल हैं। प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। आई आई रिक्वेस्टेड यू, चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग प्लीज। चलिए इतना कर लीजिए, इतना कर लिए, फिर आगे ये कर लेना, फिर आगे ये कर लेना, कर ले स्क्रीनशॉट, फिर ये कर देना, फिर ये कर देना। बस काम खत्म हुआ, काम खत्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट वाले सवाल है सर, सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल है। अगला प्रश्न है ला, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 5 का ग, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल का मान 10√2 वोल्ट है, ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है विभवांतर का सीखम मान, दूसरा ज्ञात करना है पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए इसको करेंगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट वाली सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली सवाल है। सबसे पहले देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल कितना दिया है मान? 10√2 वोल्ट है। तो यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग गुरुजी क्या बोलते हैं? अरे गुरुदेव, इसको हम लोग VRMS बोलते हैं। 10√2 वोल्ट है, ठीक है। और विभवांतर का शिखर मान V0 बराबर होता है VRMS√2। VRMS का मान 100√2 दिया है, रख देंगे अंडर रूट 2, और जब अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा, और 2 में 100 का गुणा करेंगे 200 वोल्ट। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान VA एवरेज है, यहाँ पे V एवरेज है, VAV है, एवरेज है। 20 V0 अपान पाई हो जाएगा, सॉरी 2 V0 अपान पाई हो जाएगा। 2 है, V0 का मान निकाल लिए हैं 200, रख देंगे। पाई का मान 3.14 होता है, 1 पॉइंट सॉरी 127.4 वोल्ट। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। करेजा लोग आपको समझ नहीं आ रहा कि नहीं? एक बार बता दो यार, क्या हाल चाल है? हाँ सर, साफ नहीं दिख रहा है। ओम प्रकाश यार, क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ा। पलक का छोड़ दो यार सामान भाई, दिक्कत हो जाएगा। हाँ फेल हो जाओगे, है कि नहीं? मुई मुई हो जाएगा। पहले तुम सबसे बात कर लो,
कौन हल्का? कौन बात कर रहा है भैया बताओ यार? और इंस्टा आईडी सब मांग ले रहे हैं इसी में, सब मांग ले रहे हैं। हम और कुछ बता ही दो यार। आप लोग अकेले में बात कर लेते हो, मुझसे नहीं करते। हम देख रहे हैं, हाँ? हमसे तो प्यार ही नहीं करते आप लोग, है कि नहीं? भैया हमें क्यों करेंगे? हम कौन है आप? हम कौन है? हाँ? हम तो ठहरे मोए मोए, है कि नहीं? मजा ले रहे हैं। समझ आ रहा है ना? पास हो जाएंगे यार, यही सब छापना कल जाके, जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, सब एकदम चपुआ वाला पास हो गए, टेंशन ना लो। लव यू टू यार। एकदम देख कमेंट में छाप देते हैं, एकदम बैठे रहते हैं गुरुदेव। आग लगाने के लिए गुरुजी ये बोल देते हैं, फिर आप लोग छाप देते हैं। चलिए, बहुत हो गया। यहाँ पे साक्षी, मौर्य, आकाश, संदीप, अर्जुन, अमन, खला कोई करके बच्चा, एक ही गेमिंग है। हाँ, यस्के हैं, कोई यस्के हम अभिनव भी करके कोई यार लगा दिया यहाँ पे। और सनी है, करण है, विकास है, विजय है। बहुत अच्छा, एक बार शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, ये कर लेना। अगला देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप खुद से कर लेना, हाइगेन्स वाला, क्योंकि थोड़ा इसे सही से बन नहीं पाया है। हाइगेन्स के द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत लिखिए और इसके आधार पर प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सवाल है, सबसे मोस्ट आईएमपी वाला सवाल है, पेपर में छपने वाला सवाल है। लगा लो यार। अच्छा चलिए, थोड़ा समझा देते हैं कि होता क्या है। कम से कम इतना तो याद कर लो, कम से कम हाइगेन्स के द्वितीयक तरिकाओं का सिद्धांत तो याद कर लो। ठीक है ना? इतना तो याद कर लो, बाकी तो हम बात की बात है। ये रट लो, आईएमपी है। क्या होता है सर? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है तथा तरंगों का संचरण तरंगाग्र व द्वितीयक तरंगाओं के रूप में होता है। इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण तथा परावर्तन को समझाया जा सकता है। तरंग सिद्धांत से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत में प्रकाश का अनुदैर्ध्य तरंग माना जाता है, जिसके कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं की जा सकती। हाइगेन्स के अनुसार किसी तरंगार का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगों का स्रोत होता है, जो मुड़कर कुछ समय पश्चात तरंगाग्र बनाते हैं और इस प्रकार प्राथमिक तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। बाकी ये वाला अपने से कर लेना, नीचे ऊंचे जो सीधे उद्धे करना रहेगा, ये कर लेना। आप लोग फिगर जरूर बना देंगे यहाँ पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है, फिगर जरूर बना देना, छपना चाहिए कल पेपर में। ये आप लोग खुद से कर लेना नीचे वाला। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ठुको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चल एकदम छपने वाला सवाल है पेपर में। किसी वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लिखिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लगाओ भैया, लगाओ भैया। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2l है, जिसके आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम दूरी 2l है। अल्पतम मतलब थोड़ा गुरुदेव कम है, थोड़ा करेजा कम है। समझ में आया? थोड़ा करेजा क्या है? कम है, ध्यान देना। जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। ये सब एकदम पेपर, वो गेस पेपर का पूरा सोल्यूशन मैंने पेपर पहले ही दिखा दिया है, अब उसका सोल्यूशन है। अगर हम दोनों दिखाना भी शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा लिया है। अब आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन सर जी बहुत ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को लिखा है भैया, सॉल्व किया है। यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या है? ए और बी है। ये क्या है आपके? एक वैद्युत द्विध्रुवी है ए बी, बीच की दूरी 2l है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। ठोको यार इसको, ठीक है ना? पेपर में आया हुआ है, जाके चेक कर लेना, पेपर में छपा हुआ है। ऐसे ही यार एसकेएम नहीं देता कोई भी पेपर, और जो शिवम देता है फंसेगा एकदम। आग लगा के आएंगे, एक बार सभी बच्चे कमेंट कर देंगे, आग लगा देंगे गुरुदेव। हाँ, और वैद्युत ध्रुव के ओ केंद्र से अच्छी स्थिति पर दूरी स्मॉल आर है। देखिए यहाँ पे ओ केंद्र है, यहाँ पे ओ केंद्र है, और इससे अच्छी स्थिति क्या है आपका? पी से स्मॉल आर है, पी स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यहाँ E1 और E2 यहाँ पे ज्ञात करनी है। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे? माना कि आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E1 तथा माइनस Q है। E1 और माइनस क्या है? Q है। आवेश के कारण बिंदु P, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E2 है। क्या है? E2 है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान स्मॉल में R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व कर, सॉरी ये E1 हो गया, ये क्या हो गया गुरुदेव? E1 हो गया।
ये आपका क्या हो गया E1 हो गया, और ये क्या हो गया E2, E2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या ठोको प्लस ठोको। उसके बाद अतः परिणामी तीव्रता, अब ये माइनस प्लस है, ये है, फिर E बराबर E1 माइनस E2, और कुछ भी मत करो, E1 माइनस E2, इसको धर के सॉल्व कर लो, क्योंकि देखिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ये 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस माइनस है E2 का, प्लस है तो प्लस वाला रख दो बस, और इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपको निकल कर आ जाएगा, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो R है ये यल से बहुत ही छोटा है, R जो है यल से बहुत ही छोटा है, तो यल स्क्वायर को क्या करना है छोड़ देना है, यल स्क्वायर को क्या करना है छोड़ देना है। जब छोड़ देंगे गुरुजी, छोड़ देंगे गुरुजी, छोड़ देंगे गुरुजी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एल स्क्वायर को जब छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ही छोटा है तो केवल R मिलेगा, R का स्क्वायर और इसके घाते 2, R घाते 4, R घाते कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको धर के सॉल्व कर लो गुरुजी, इसको धर के सॉल्व कर लोगे, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आपका वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 वेक्टर पी अपान आर क्यूब, क्योंकि इसको इसके स्थान क्या लिख सकते हैं वेक्टर पी लिख सकते हैं, इसके स्थान क्या लिख सकते हैं वेक्टर पी लिख सकते हैं। दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर। लगाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, डेरिवेशन है गुरुजी, सवाल नहीं है, डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है सर, आने वाला कल आपका छपने वाला डेरिवेशन है, फिगर बना देंगे आपको नंबर मिलेगा। मान लीजिए आपको डेरिवेशन नहीं सुनने आ रहा है, नहीं याद है पेपर में, तो आप लोग कुछ भी बना दीजिएगा, फिगर सीगर वैद्युत दूधिर के बारे में लिख दीजिएगा, कोई काटो फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का लिख दीजिएगा, नंबर 4 में से 2-3 नंबर आपको मिल जाएगा। चलो कर लो, कर लो सर, कर लो सर, कर लो यहाँ पे, ये ये भी स्क्रीनशॉट करो, ये भी करो, कर लिए, कर लिए। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने यूज किया, ये मैंने समझाया है कि करके कर लो स्क्रीनशॉट। फिर आपका ये है पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक, बहुत ही सिंपल है, एक बार देखेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आर जो है मतलब कि यल जो है बहुत छोटा है आर से, इसलिए हम लोग यल को यहाँ पे छोड़ दिए, जब छोड़ दिए और मान रख दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये निकल के आ गया, ठीक है ना। अब खंड ये यहाँ पे मिलेगा भैया सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट वाला सवाल, सबसे आईएमपी वाला सवाल, कल पेपर में छपने वाला सवाल, कल पेपर में छपने वाला सबसे आईएमपी सवाल। प्रश्न क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कल का सर छपने वाला सवाल है, आप इसे तैयार करके जाओ। उसके बाद देखना सर, हर एक आप क्वेश्चन फोड़ कर लेकर आओगे, हर एक क्वेश्चन सर आपको फोड़ना पड़ेगा। और आई हम्बल रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सपोर्ट जरूरत है, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही गुरुजी मजा आएगा। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा सर, सपोर्ट तो करना पड़ेगा, आपसे मैं सपोर्ट तो जरूर लूंगा। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है, कर लो यार, ये कर लो, कुछ नहीं करना है। एक आप फिगर बना दीजिएगा वीआईपी, ठीक है ना, एक आप फिगर बना दीजिएगा, फिर इसके बारे में पूरा पूरा सर छाप देंगे, ये छापना है और ये छापना है, पूरा पूरा स्थितियां जो भी हैं, आपको जो सरल दिखे किताब में ये लगा लेना ना, ये लगा लेना, ये आप खुद से कर लो यार, ये खुद से कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इसको खुद से कर लो। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से जो भी सिंपल पढ़े, क्योंकि आपके पास होगा क्वेश्चन बैंक, आप खुद से कर लेंगे, नहीं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल यस की एम स्टडी पर भेज देंगे, यस की एम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना, डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है ना, जाके पढ़ लेना। अगर एक बार स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है मैं सर आपका वही पूरा करा रहा हूँ, कर लो भैया, कर लो करेजा, कल पेपर में आएगा एकदम गुरुदेव, एकदम आग लगा के आएंगे, ठीक है ना, एकदम आग लगा के आएंगे सर, आग लगा के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आग लगा के आएंगे, बहुत बड़ा डेरिवेशन है सर, इसको आप करके जाना। और एक ये वाला पीएन संधि डायोड वाला कर लेना, एक ये कर लेना, चलिए इसको तो मैं ऐसे ही करवा देता हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7 ये मैं ऐसे ही करवा दे रहा हूँ, वो खुद से करना है, इसको मैं करवा रहा हूँ। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूँ।
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो, हाँ, काव्या, अशोक, विष्णु, संजना, शिवनाथ, नीलेश, अनुराग, कुणाल पाल और क्यूट गर्ल, इंग्लिश नहीं यार, गोलू, माही, और यहाँ पे दिलजीत कोई है नाम, कृष्ण और अवम, ठीक ना। पेपर तो टफ बनेगा ही, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता रहा हूँ करने का, चीजों को फॉलो करने का, करके जाना आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। देखिएगा सबसे पहले, ठोसों में ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध ऊर्जा बैंड। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध बैंड होता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पीएन संधि डायोड को पूर्ण पूर्ण पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे करेंगे। पूरे तरंग दृष्टिकारी में 2 संधि डायोड D1 व D2 प्रयोग किए जाते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया में निवेशी वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के समय निर्गत धारा एक ही दिशा में क्या होती है गुरुजी? होती है। इसमें एक डायोड तरंग के पहले आधे चक्र तथा दूसरा डायोड तरंग के दूसरे चक्र चक्र आधे चक्र का क्या करता है? दृष्टिकरण करता है। उसके बाद यहाँ पे देखना, उसके बाद क्या करना है, जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दृष्टिकरण होता है और उसे ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलिनी के सिरे P1 व P2 के बीच जोड़ती हैं। द्वितीय कुंडलिनी के सिरे सिरे S1 और S2 को पीएन संधि डायोड और D1 व D2 के पीएन सिरों से जोड़ते हैं तथा उनके यन सिरों को परस्पर जोड़कर इनके उभयनिष्ठ बिंदु व ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडलिनी S1 S2 के केंद्रीय अंश निष्कासित टर्मिनल T के बीच एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ देते हैं और निर्गत दृष्ट वोल्टेज को बाह्य प्रतिरोध RL के सिरों के बीच हम लोग जोड़ते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, ऐसे लिखना है। उसके बाद ये फिगर बना देना, ये क्या बना देना? फिगर बना देना। ये देखिए, ये आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है और यहाँ पे आपका पूरा पीएन संधि डायोड का पूरा चित्र है। आपका पीएन है, D1 है, ये आपका D2 है, ये भी आपका पीएन है। ये आपका 2 कुंजियां है, देखिए S1 और S2 है, ठीक है ना। और ये आपका RL क्या है? प्रतिरोध है, ये माइनस ये प्लस है, इधर से आ रही इधर से जा रही है। एक बार स्क्रीनशॉट करो सर, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला कल, पेपर में छपने वाला है कल। कर लिए? कार्य विधि को सर समझते हैं सर, इसकी कार्य विधि क्या होती है आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। देखना कार्य विधि में क्या लिखेंगे। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडलिनी का सिरा S1 मध्य बिंदु T के सापेक्ष धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक होता है। तब संधि डायोड D1 और अग्र अभिनत हो जाती है और इससे धारा प्रवाहित होने लगती है तथा इसी क्षण डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होती है और इससे धारा नहीं बहता। अतः धारा डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL तथा द्वितीय कुंडलिनी की ऊपरी अर्धभाग में तारों द्वारा दर्शाया गया दिशा में प्रवाहित होती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान द्वितीय कुंडलिनी का सिरा S1 टर्मिनल T के सापेक्ष ऋणात्मक है और तथा S2 धनात्मक होता है। तो इस स्थिति में संधि डायोड D1 उत्क्रम अभिनत हो जाता है। इससे धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है, जिसकी दिशा डायोड D2 लोड RL, ये सब आप भैया कर लेना, बहुत लेंदी हो जाएगा ना। इसको आप लोग फिर ऐसे आप लोग बढ़िया एकदम फिगर उगर खींच देना, बस काम खत्म हुआ। बढ़िया फिगर खींच देना, ये अपने से आप कर लेंगे तो सही रहेगा सर, ये अपने से थोड़ा कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये लगा लो, ये आप टिक लगा लो, अपने से कर लेना, जितना समझ आएगा आप कर लेना, जो नहीं आएगा फिगर सिगर बना देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहेगा। ये 7 हो गया। चलिए अगला चलते हैं यहाँ पे 9वां की तरफ, इसको भी आप कर लेना यार, ये वाला भी। गॉस का नियम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला गुरुदेव। चैनल को आई हम्बल रिक्वेस्ट यू यार सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आप लोगों को। गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप आवेशित अनंत विस्तार का समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। सबसे मोस्ट आईएमपी डेरिवेशन है, आपको सब बताते होंगे, इसीलिए मैं सर वो पेपर लेकर आता हूँ
जो आपके एग्जाम में आए सर, जो आपके एग्जाम में आए वही मैं सर पेपर लेके आता हूँ, मैं कोई अलग से पेपर नहीं उठाता करे जा, पता है। देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स थोड़ी हार्ड है, आप वही पढ़ के जाओ, एक दिन का टाइम है, जो आपके एग्जाम में लड़े, जो एग्जाम में आए। आप ऐसी जगह पे फालतू मेहनत मत करिए जहाँ पे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा पास होने की टिप्स लगा दो यार, कुछ छोटी छोटी टिप्स लगा दो। कैसे हम न्यूमेरिकल को करेंगे, हम उसको भी वीडियो बना देंगे, कैसे क्या करना है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान मत, तो ये हो जाएगा। ये कर लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गॉस का नियम है क्या, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है। यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू है तो इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होगा। परंतु बंद पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, हाँ, फाई फाई इंटीग्रेशन ऑफ फाई, हाँ, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। जहां ई 0 क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है एप्सिलॉन 0? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ये आपका गाउस का नियम है। ये नियम आपको रट लेना है। इसे सरल कोई नियम दिखे तो आपको वो रट लेना, जो आपको दिखे सर, जो आपको दिखे वो रट लेना है, ठीक है ना। और आपके पेपर में गुरुजी कल आपके छपने वाले हैं, फिर बढ़िया एकदम बढ़िया चित्र उत्र बना देना, कुछ इसके बारे में लिख देना। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार समतल चादर के निकटतम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक हम समांतर प्लेट लेंगे जिसका एरिया क्या है, आपका ए है। तो यदि कोई आवेश क्यू किसी पृष्ठ क्षेत्रफल ए, कोई क्यू आवेश है, यहाँ पे देखिए क्यू आवेश है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू आवेश है, ए समान रूप से वितरित हो। अब ये सब क्यू आवेश है, प्लस 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 समान आवेश क्या वितरित है, उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहा जाता है। इसे प्रायः सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी आवेशित पृष्ठ का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए होता है। क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। ये आप फिगर बना देंगे, ये आप क्या बना देंगे सर, फिगर बना देंगे, ठीक ना। बीच में गौसियन बेलन है। उसके बाद ये लिख देंगे बढ़िया, अनंत विस्तार का एक समान धन आवेशित, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला गाउस का नियम डेरिवेशन है, पेपर में छपेगा। अनंत विस्तार एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के निकटतम चादर में आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर बढ़िया इसको लिखते चले जाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लो, बढ़िया इसको लिखेंगे। हाँ, जो भी रहेगा कि माना चादर की दूसरी ओर बिंदु पी के सममित बिंदु पी पी डैश है और हम चादर के आर पार एक गौसियन बेलन की कल्पना करते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं तथा बिंदुओं पी व पी डैश में से गुजरते हैं। माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्षेत्रफल क्या है, ए है। फिर इसको लिख देना, फिर इसको पूरा पूरा ये डेरिवेशन आप लोग पूरा पूरा सॉल्व कर लेना, और इससे सिंपल जो भी दिखे आप उसको भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको आप कर लेना, ये लंबा हो जाएगा डेरिवेशन, ठीक है ना, इसको कर लेना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आप अपने से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना। हाँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ आपको डेरिवेशन याद रहे ना रहे, आप ये परिभाषा गॉस का नियम क्या होता है जरूर याद करके जाएं। पेपर में कल छपने वाला है, कल पेपर में छपने वाला है। और एक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ये भी आप कर लो पेपर में। कल पेपर में यही से सब छपेगा, बाहर से नहीं छपे, परेशान मत होइए। दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेना। और इसकी परिभाषा दीजिए, एम्पियर के नियम से इसकी परिभाषा दीजिए, सबसे मोस्ट आईएमपी है। और कल ये मत बोलना गुरुदेव पेपर में नहीं छपा था, पेपर में छपा था ये बोलना गुरुदेव हम याद ही नहीं की थी। सबसे पहले आप दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लो। कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा विथ फिगर से मैंने दिया है, देखना। माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू तथा आर एस है, पी क्यू तथा आर एस है, पी क्यू आर एस है। जब इन तारों को वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। जब इस पे धारा प्रवाहित करेंगे तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो प्रयोग द्वारा देखा गया कि जब दोनों तारों में वैद्युत धारा एक ही दिशा में होती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। परंतु जब विद्युत धारा विपरीत दिशा में होगी, यहाँ देखिए विपरीत दिशा में हो गई तो ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब
जब विद्युत धारा समान बहेगी आकर्षित, उल्टा बहेगा प्रतिकर्षित। फिर माना तार PQ कागज के तल में है तथा इसमें क्रमशः I1 I2 एम्पीयर की धाराएं बह रही हैं। देखिए PQ तथा RS I1 और I2 धाराएं यहाँ पे बह रही हैं। फिर और तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच की दूरी कितनी है सर जी? स्मॉल में r है। तो PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? V1 बराबर म्यू 0 I अपान 2 पाई r न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। फिर यहाँ पे दाएं वाला कर लीजिएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला रखेंगे, फिर ये वाला आप पूरा पूरा सॉल्व करें, काम खत्म हुआ। ये आप कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, कर लो एक बार स्क्रीनशॉट। ये कर लेंगे पूरा पूरा, इधर आप कर ही लिए, ये वाला कर लेंगे। उसके बाद ये भी आप कर लेना, ये भी कर लेना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लास्ट वाला है, ये वाला आप याद कर लो। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा कहीं दिखेगा तो यही छाप देना। एक एम्पियर वैद्युत धारा का वह है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर दो ऋजुरेखी लंब व समांतर धाराओं में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। इसे क्या कहते हैं? 1 एम्पियर की परिभाषा। सबसे मोस्ट IMP वाला गुरुदेव, ये आपका क्या क्वेश्चन है? तो यहाँ पे मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पेपर आपका सॉल्व करा है, गेस्ट पेपर, जो कि आपके कल बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व कर लीजिए। और अगली क्लास हम लोग करेंगे कितने बजे करें आप बताइए, तो हम आपको बता देते हैं कितने बजे हम लोग करेंगे। एक बार कमेंट में आप छाप दीजिए, जितने बजे आप कहेंगे उतने बजे हम लाइव आ जाएंगे। कितने बजे आना है अगली क्लास लेके? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 7-8 पेपर सॉल्व करा दे, उतने में काम आपका हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर रिसीव आकर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन है। कितने बजे आना है? हाँ, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे। चलो 10 बजे अगली लाइव क्लास हम लोग करने वाले हैं। 10 बजे अगली लाइव क्लास करने वाले हैं। 10 बजे अगली लाइव क्लास हम लोग करने वाले हैं। अगली क्लास हमारी 10 बजे चलेगी। उसमें केवल हम पेपर देंगे, एक ऐसा छपुआ वाला पेपर देंगे जो कि कल आपका छपेगा एग्जाम में। तो देन आपको वो पेपर जरूर रट लेना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वाला करेंगे उसमें आपका 1 बजे लाइव सोल्यूशन करवाएंगे। तो अगली क्लास 10 बजे लाइव रहेगी, आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाइए आराम से खा पी लीजिएगा, फिर आइएगा 10 बजे, ठीक ना? ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।